यह धारावाहिक पूरी तरह सत्य घटना पर आधारित है। इस धारावाहिक की कहानी जुर्म की वो उलझी हुई गुत्थी है जिसे पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ और होशियारी के बल पर अपनी जान की बाजी लगाकर सुलझाया है और पुलिस विभाग के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। फिल्मांकन की आवश्यकता अनुसार कहानी में थोड़ा बहुत संपादन किया गया है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मूल कहानी यथावत रहे। जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको। मंजिल को ढूंढने उसे पाने निकल गए, वर्दी के साथ कस्में निभाने निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। FIR जुर्म की दुनिया से मैं एक ऐसा धारावाहिक लेकर आपके बीच आया हूँ जिसके माध्यम से मैंने और मेरी संपूर्ण टीम ने आपको ये बताया कि कैसे एक घिनौना अपराध करने वाले अपराधियों को हमारे देश या हमारे प्रांत की पुलिस अपनी सक्रियता से जेल की सलाखों तक पहुंचाती है। आइए इस कड़ी में आपको जुर्म की दुनिया के कुछ अपराध के बारे में जांबाज पुलिस अधिकारियों की जुबानी सुनवाते हैं। एक ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को लेकर आता है और इन दोनों बहनों को देखकर ट्रैक्टर रोकता है और पूछता है कि कहाँ जाना है। इस पर पीड़िता की बहन कहती है कि इसको मांगरोल तक जाना है। तो ट्रैक्टर ड्राइवर कहता है मैं मांगरोल ही जा रहा हूँ और इसको मैं मांगरोल छोड़ दूँगा। इस पर चूँकि वह ट्रैक्टर ड्राइवर उसको पहले भी देखा हुआ था पीड़िता की बहन के द्वारा और चेहरे से और नाम से वो जानती थी, तो उसने विश्वास में आकर उसको ट्रैक्टर पर बिठा दिया। ट्रैक्टर चालक उस लड़की पीड़िता को ट्रैक्टर में बिठाकर मांगरोल की तरफ ले गया।
माननीय न्यायालय में शीघ्र विचारण पूरा हुआ और प्रकरण के अभियुक्त सोनू जाट निवासी मध्य प्रदेश को माननीय मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा आजीवन कारावास जो शेष प्राकृतिक जीवन तक रहेगा दिया गया और 70,000 रुपये का अर्थदंड भी दिया गया। इस प्रकार इस संपूर्ण घटनाक्रम में पीड़िता को न्याय मिला और इसकी संपूर्ण कार्यवाही लगभग 2.5 महीनों के अंदर पूर्ण हो गई। जून 2019 की बात है जब शिप्रापत थाना इलाके में 10B स्कीम से सूचना आई थी कि कोई घर में डकैती पड़ी है। सुबह जल्दी सभी सीनियर ऑफिसर्स को बताया गया कि ऐसे वारदात हुई है और उसमें काफ़ी मात्रा में नकदी और सोने चांदी और उस मकान मालिक की गाड़ी भी ले गए हैं लुटेरे। आ गए? हाँ, काम शुरू करो। मेरी गनपटी पे बंदूक रखो और चलो। पहले ये बता बच्ची कहाँ है? बच्ची कमरे में है, चलो। अबे चुप कर बुढ़िया, देख लिया ना इसका अंजाम। जल्दी से बता चाबी कहाँ है, जल्दी बता वरना सबको मार डालूंगा। चाबियां देती हूँ पर तुम किसको मारोगे? चल जल्दी कर, जल्दी कर। तो नेचुरली उनको वो जो लुटेरे थे उन्होंने सारा सामान बांध लिया, नकदी, जेवरात, चांदी के बर्तन, सोना चांदी के सब कुछ ले गए। जाते जाते उनकी कार और ले गए। तो ये सारी चीज़ करने में 5-6 दिन लगे थे, लेकिन सारे एक्यूज्ड को पकड़ लिया गया था। जो हमारे सामने जो समस्या है कि हम नौकरानी नौकर जो भी रख लेते हैं घरेलू, उसका सत्यापन नहीं कराते। यदि उसका सत्यापन होता तो ये वारदात टल सकती थी। और अब तो कानूनी भी बाध्यता है कि घरेलू नौकर का सत्यापन कराना बहुत ज़रूरी है। तो जब बाद में पता लगा कि उस लड़की का नाम ही दूसरा था, धर्म दूसरा था, जो पता था वो सही नहीं था, तो हमने जो एजेंसी जिसने उस नौकरानी को प्रोवाइड करवाया था गुप्ता दंपति को, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके उनको भी जेल दाखिल किया था हमने। उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके चालान पेश किया, जो अभी ट्रायल चल रहा है। कि घट्टा गांव के पास में पहाड़ियों पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जिस पर मैंने जाब्ते को अपने साथ लिया और तुरंत ही मौके पर रवाना हुआ। वहाँ रवाना हुआ और लाश पर जहाँ जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी उस जगह पर मैंने 2 कांस्टेबल छोड़ दिए और उनको समझाइश की कि आप आसपास के लोगों से जो लोग आ रहे हैं उनको इसको दिखाना, इसकी आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करना। मैं वहाँ से रवाना होकर के उस व्यक्ति के टेलीफोन नंबर था, उस व्यक्ति के पास पहुँचा। उसको मैंने नंबर के बारे में जानकारी दी, इस तरीके से एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस डेड बॉडी में ये डायरी मिली है, उसमें ये आपका नंबर है, तो ये नंबर से आप पहचानते हो? तो बोले ऐसे तो मेरे को पता नहीं लगेगा, परंतु मैं मौके पर चल के उसको देख करके ही बता सकता हूँ कि कौन हो सकता है। तो उसको मैंने गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बैठा करके मौके पर रवाना हो रहा था। उसी समय मेरे एक कांस्टेबल का फ़ोन आया। उसने मुझे बताया कि सर आप वापस आ जाओ, इसकी पहचान हो चुकी है, ये अपने पास के ही गांव का रहने वाला लड़का है और इसके फादर यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने इसकी पहचान की है। सब कुछ सच सच बता दूंगा सर। राजू दारू पी रहे हो और झगड़ बला के हो। पी रहा गया आज फिर कोई नाटक इस घटनाक्रम के अंदर यदि पिता अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करता तो गुनाहगार एक ही व्यक्ति होता जिसने उसको लाठी मारी थी। वो स्पष्ट बता देता कि ऐसा इसने इस तरीके से किया है, तो हो सकता है वो सेक्शन 302 में भी कन्वर्ट नहीं होता। 304
के अंदर ही कन्वर्ट होता, लेकिन उन्होंने उस गुनाह को छिपाया। तो मेरा यही है कि गुनाह को छिपाना भी एक अपराध है, और गुनाह छुपाने की वजह से उसके अंदर बाप बेटे दोनों जेल की सलाखों में गए। पछतावा ही रह जाता है अपने किए की सजा से, कहाँ बच पाता है। और रोज़ की तरह सेंट्रल पार्क में मैं रनिंग के लिए गया हुआ था। करीबन 6:45 बजे सुबह का वक्त था। उस वक्त मेरे पास एक फ़ोन आया, मेरे ही थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी के अंदर से, जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ किसी व्यक्ति के बारे में कोई गुमशुदगी का मामला है, एक बार अगर आप किसी को थाने से भेज देते तो बहुत अच्छा होता। मैंने उनको आश्वस्त किया कि मैं खुद ही आ रहा हूँ, क्योंकि मैं सेंट्रल पार्क में नज़दीक ही था और जयपुर शहर की बहुत पॉश कॉलोनी मुख्यमंत्री आवास के जस्ट पीछे सूरज नगर पश्चिम की वो कॉलोनी थी। मैं इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ़ था कि वो जयपुर शहर की सबसे प्रसिद्ध कॉलोनी है, बहुत मोजीज़ लोग वहाँ पे रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये घटना कोई आम घटना तो नहीं हो सकती है। 5 मिनट से भी कम वक्त लगा था मुझे घटनास्थल पे पहुंचने में। वहाँ पे उस कॉलोनी के जो अध्यक्ष थे और जो वहाँ के और प्रतिष्ठित निवासी थे, वैसे उस कॉलोनी में सभी बड़े बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिक रसूख वाले लोग रहते हैं, तो उसमें काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे थे। उन्होंने बताया कि यहाँ एक बुज़ुर्ग अकेले रहते थे, राजकुमार जैन, और 3 दिन से आज तीसरा दिन है उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। और उनके बेटे ने मुंबई से जब उनको आखिरी कॉल किया था, तब किसी शख्स ने उठा के फ़ोन उठाया था, ये कहा था कि ठीक है मैं बात करवाता हूँ। वो अपना फ़ोन भूल गए हैं किसी चाय की दुकान पे, और उसके बाद से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सच कहूँ तो इतने वर्षों के लंबे अनुभव के आधार पे मुझे समझते ये देर नहीं लगी थी कि एक बड़ी अनहोनी घटना, एक सनसनीखेज घटना से मेरा सामना होने वाला है। तो पेट से क्या जरूरत है अंकल, अब तो आपके लेटने का वक्त है। एक दोस्त क्या मरा कि नहीं मरा? मर गया दोस्त, बिल्कुल मर गया। जब मैंने मृतक का CDR अर्थात उसके फ़ोन, जो उनके पास फ़ोन था, उसका जब मैंने CDR निकलवाया और उसका विश्लेषण किया, तो जिस दिन वो गायब हुए थे उस दिन 3 नंबर से कंटिन्यूअसली उनकी बातचीत हो रही थी। और पते की और मज़े की बात ये थी कि राजकुमार जैन साहब से जो आखिरी बार बात हुई उनके लड़के की, उसका लोकेशन और जो उनके फ़ोन कॉन्टैक्ट में CDR में जो नंबर 3 संदिग्ध नंबर था, उसमें से 2 नंबर का भी लोकेशन उस वक्त आया था, और वो जगह थी सांगानेर। हमने अपने मुखबिरों और विश्वस्त सूत्रों को इसमें लगा दिया था काम करने के लिए, और हमें इस बात की जानकारी प्राप्त हुई थी कि उस दिन राजकुमार जैन सांगानेर में एक चाय की दुकान तक गए थे। तकनीकी सहायता भी हमने ली, और एक जगह हमको CCTV फुटेज में राजकुमार जैन साहब
अपने स्कूटर से जाते दिखे और उसके पीछे एक और मोटरसाइकिल जाती दिखी कि जो दो संदिग्ध थे उनका एक बार मोबाइल ऑन हुआ और वो भरतपुर से आगे की कोई जगह थी। हमें ये भी जानकारी विश्वस्त सूत्रों से पता लग गया था कि उसमें से एक लड़के के रिश्तेदार आगरा से आगे एक गांव में हैं और मुखबिर ने हमें बताया था कि वो लोग वहाँ जा रहे हैं। बड़ी तत्परता से हमने टीम को रवाना किया और जैसे ही उन्हें पता लगा कि पुलिस ने इस मामले में, क्योंकि वो अखबार में खबर अगले दिन आ गई थी और एक दिन का वक्त भी बीत चुका था, तो उन लोगों ने आगरा से आगे जो गांव था वहाँ से वापस रवाना हुए और उनका एक बार और मोबाइल ऑन हुआ। तो हमें इस बात की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी कि वो टैक्सी गाड़ी में वापस अपने जो रिश्तेदार हैं उत्तर प्रदेश में उसके यहाँ से वापस आ रहे हैं जयपुर, और हमने उनको रास्ते में दबोच लिया। उसके पकड़े जाने के बाद जिस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई, बहुत हैरान करने वाली जानकारी थी। दोनों लड़के बहुत आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने राजकुमार जी को वो उस घर में ले गया और 1 मिनट के अंदर, वो बहुत वृद्ध व्यक्ति थे, 1 मिनट के अंदर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस केस से निश्चित रूप से आपको इस बात की प्रेरणा मिली होगी और आप इस बात को लेकर भी आश्वस्त होंगे कि पुलिस किसी भी केस में जी जान लगा देती है। कई दफ़ा केस कुछ खुल पाते हैं और कुछ नहीं भी सुलझ पाते हैं, लेकिन आज जो केस मैं कह रहा हूँ वो न केवल सुलझा बल्कि माननीय न्यायालय से उनको अभी थोड़े दिन पहले सज़ा हुई है और ये हमारे अभियोजन की, हमारे अनुसंधान की सफलता थी। जय हिंद, जय भारत। हर अपराधी यही सोचता है कि बड़ी सोची समझी साजिश से उसने ये अपराध किया है और वो गिरफ्त से बहुत दूर है, पर यह भूल जाता है कि अपराधी की सोच से 100 गुना आगे की सोचता है एक पुलिसकर्मी। नमन है मेरे देश की जांबाज पुलिस को। कृष्णगंज थाना क्षेत्र मेरे अधीन था। एक दिन थाने से और कंट्रोल रूम से इतला प्राप्त हुई, कृष्णगंज थाना क्षेत्र में एक पॉश कॉलोनी में एक महिला की हत्या की गई है और हत्या लूट के इरादे से की गई है। आंटी, 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 हम मौके पे पहुंचे, चूँकि मैं सीओ था वहाँ। एसएचओ भी साथ गए मेरे, सुरेश मैरानी जी साहब उस वक्त एसएचओ थे। जाब्ता पहुंचा। जैसे हम घटनास्थल पे पहुंचे तो घटनास्थल पे जो मृतक के पति हमें गेट के ऊपर मिले, पड़ोसी मिले और घटना का हमने निरीक्षण किया। तो घटना के निरीक्षण में उनके एंटर होते वाले हॉल में जो ड्राइंग रूम होता है, वहाँ एक कोने में एक महिला बुरी तरह से पीटी हुई या मारपीट करी हुई या किसी भारी हथियार से उसके खोपड़ी पे अनेक वार करने के पश्चात मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। पूरे हॉल के अंदर खून ही खून था। हमने उसका बारीक से निरीक्षण किया उनके घर का, तो कुछ अपराधी के हाथों के निशान खून के सने हुए किसी कमरे की ओर इंगित करते हुए दिखे। वह निशान अंदर बाथरूम तक जा रहे थे। बाथरूम में हाथ धोने के अलामात मिले। उनके जो बेडरूम में हैं, अलमारियां खुली हुई थी, कपड़े बाहर पड़े हुए थे और कुछ सोने के आभूषण वगैरह वहाँ नहीं थे।
छोटे छोटे कुछ सोने के आभूषण बेड के ऊपर पड़े हुए थे। उससे ये प्रतीत हो रहा था कि पूरा जो लुटेरा था या जिसने हत्या करके लूट की वारदात की गई है, वह सोने को ले जाने में तो जल्दबाजी में था या पूरा सोना ले जाने में सफल नहीं हो पाया। 2 दिन के बाद पश्चात की इस चीज़ को लगाने लगा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई लाइन मिसिंग हो रही है या हम सही दिशा में जा नहीं रहे। मैंने नया था तो मैंने, चूँकि मेरे 2 दिन में जहन में कुछ चीज़ घूम रही थी बार बार, पहले दिन मैंने नक्शा मौका देखा था, घटनास्थल मैंने निरीक्षण किया था, तो मुझे डाउट उनके पहले दिन पति पे हुआ। उसके 3-4 कारण थे जो 2 दिन की पूछताछ में आई। एक तो जब हम एंटर हुए तो पड़ोसी के हाथ पूरे खून में सने हुए थे, पतिदेव बिल्कुल सफ़ेद वस्त्रों में थे। चूँकि हम राजस्थान में जानते हैं, राजस्थान में लोग, हम मारवाड़ी लोग हैं, ढूंढाड़ के लोग हैं, कुर्ते पजामा पहनते हैं तो कुर्ते के अंदर बनियान जरूर पहनते हैं। ये हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। तो चूँकि मैंने पहला प्रश्न ये किया कि सर आप बनियान नहीं पहनते क्या अंदर? वैसे ही प्रश्न निकला, पता नहीं क्यों दिमाग में आया, ऐसा कोई प्रश्न आता नहीं है, लेकिन मेरे मन में आया कि बनियान नहीं पहनते क्या। इस प्रश्न के पूछते उन पे पेशानी पे, माथे ऊपर हल्के से पसीने की बूंदें नजर आई। वो उस दिन मैंने घटनास्थल नोट कर ली थी, लेकिन मेरे जहन में कहीं ना कहीं घूम रही थी। जब 2 दिन में जब हमारी पुलिस पूरे अजमेर शहर में लगी हुई थी, हर एंगल से पूछताछ करी, तो मैंने लगा कि यार कहीं इस पति को जानकारी में होना चाहिए या इसको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बनियान नहीं पहनते। बनियान एक ऐसी चीज़ होती है कि आप एबनॉर्मलिटी कहीं नजर आती है तो आपका यदि अच्छाई और कोई घटनास्थल का बारीक से निरीक्षण किया जाए तो चीज़ पकड़ में आती है। प्रिंसिपल साहब को कमरे में बैठाया, चाय पिलाई, उनको बहुत ढंग से आराम से बैठाया। ये बातें सब बाहर रिकॉर्डिंग के माध्यम से या लोग सुन रहे थे, अधिकारी लोग देख रहे थे। इस बात की जो भी बातें हो रही थी बाहर, हमारे सीनियर अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे थे। मैंने लास्ट में उनको हवा में तीर छोड़ा। मैंने देखो सर, आपको पता है, मुझे पता है, यदि आप मुझे सच कह देते हैं या कुछ भी कह देते हैं तो मैं शांत हो जाऊंगा या मैं कोशिश करूंगा आपको बचा लूं। मुझे पता आपने किया, लेकिन मैं आपको बचा सकता हूं, क्योंकि अपराधी कानून से दूर जा नहीं सकता, पकड़ा जाएगा, आज तो कल पकड़ा जाएगा। पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, कानून लंबे होते हैं, आप तक पहुँच ही जाएंगे। लेकिन यदि आपको भी तो हो सकता है मैं आपको बचा लूँ। ऐसे पुलिस की अनुसंधान में यदि किसी से हमारा सस्पेक्टेड तो उसको विश्वास जगाने पूछा जाता है। तो ऐसे जैसे मैंने कहा बचा लोगे सर, तो उसने कहा बचा लोगे, हाँ। मैंने हाँ ठीक है, बिल्कुल बचाऊंगा मैं। तो उन्होंने फट मेरे यहाँ पैरों पे हाथ लगाया, साहब मुझे बचा लो। ये क्या कर रही हो तुम? इस उम्र में कहाँ जाओगी? अपने भाई के घर, जो पहले ही मेरी दौलत पर आंखें गड़ाए बैठा है। क्यों बोलती क्यों नहीं? अब अगर मेरे भाई को एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगी तुम? मारोगी मुझे? हाँ मैं मारूंगी। मुझे मारोगी? हाँ मारूंगी। तुम मुझे मारोगी? हाँ मैं तुम्हें मारूंगी। हाँ। तुम मुझे मारोगी? हाँ मारूंगी। हाँ। तुम मुझे मारोगी? तुम मुझे मारोगी? फिर हमारे सीनियर अधिकारी सारे आ गए, मेरे से ज़्यादा अनुभव रखते थे पूछताछ में, तो उन्होंने बहुत ढंग से बारीकी से एक एक चीज़ को पूछा। पूछने के बाद में इस बात पर निर्णय पहुंचा कि वो उनके घर में एक संतान को लेके या गोद को लेके आपस में रोज़ाना बहस होती थी, रोज़ाना बातचीत होती थी। तो आप विश्वास नहीं करोगे मर्डर किस बात पे हुआ। मर्डर इस बात पे नहीं हुआ कि इसको गोद देना है, इसको गोद देना है। हमने प्रिंसिपल साहब पूछा, साहब मारा क्यों और किस हथियार से मारा? तो उन्होंने कहा, साहब रोज़ाना मैं आता था, सत्संग से आता था, अपने काम से आता था, रिश्तेदारी में आता था, रोज़ाना सुबह से लेकर चिक 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 चिक। तो मुझे एक दिन गुस्सा आया, उसे सर मैंने जितने वार कर सकता था कर दिए और सर मर गई। ये ना समझना कि अपराध करके बच जाओगे, खाकी वर्दी है पीछे, यकीनन जेल ही जाओगे। यही विश्वास हम सभी देशवासियों का होना चाहिए अपनी पुलिस के प्रति। खाकी का सम्मान कीजिए, खाकी में विश्वास रखिए। मैं जाहिद खान अगले सप्ताह एक सनसनीखेज FIR के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए
खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। Thank you.